हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। वेलकम टू एंडेवर प्रेप। मेरा नाम है सूरज चौधरी। आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे मालदीव के अंदर हो रहे कुछ डेवलपमेंट और साथ में मालदीवियन प्रेसिडेंट मुइज़ू के चाइनीज़ टूर और वहाँ पर जो कुछ नए डेवलपमेंट हुए उनके बारे में। तो चलो दोस्तों शुरुआत करते हैं, लेकिन शुरुआत करने से पहले सबसे पहले मैं आपको बहुत ब्रीफली इसका बैकग्राउंड बता दूँ। जो बच्चे नए हैं उनको समझ में आ जाना चाहिए कि देखो अभी अभी जो है इंडिया मालदीव के रिलेशनशिप में थोड़ी सी खटास देखने को मिली है और वहाँ पर जो संघर्ष वहाँ पर देखने को मिला है। अब उसका कारण क्या है कि हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी प्रिस्टीन आइलैंड गए, यानी कि मैं लक्षद्वीप की बात करूँ, वहाँ उन्होंने घूमने के बाद में कुछ अपनी जो तस्वीर और वीडियो हैं उनको सोशल मीडिया पर साझा किया। अब इसके बाद मालदीव के कुछ मिनिस्टर्स, 3 मिनिस्टर्स ने उनके ऊपर डेरोगेटरी रिमार्क्स किए, उनको क्लाउन कहा, टेररिस्ट भी कह दिया, यहाँ तक कि पपेट ऑफ इजराइल भी कह दिया। अब इसके बाद जो है ये मामला तूल पकड़ गया। तूल पकड़ने के बाद में मालदीव के अंदर से मालदीव के बाहर भारत की बात करें और उसको इंटरनेशनली बात करें तो वहाँ भी इस प्रकार की भाषा को कंडेम किया गया। अब इसके बाद में 3 मिनिस्टर्स को तो बाहर निकाल करके फेंक दिया गया, लेकिन उसके बाद में ये मामला और भी ज़्यादा तूल पकड़ गया और ये संबंध जो है बहुत ज़्यादा खराब होने लगे। अब जब ये संबंध ज़्यादा खराब होने लगे तो मालदीव के अंदर से ही जो अपोजिशन के लीडर्स हैं उनके मन में भय बैठ गया कहीं ना कहीं, यार ऐसा ना हो कि इंडिया जैसी राइजिंग पावर हमको कहीं आइसोलेट कर दे, क्योंकि इंडिया उनका एक बहुत इंपॉर्टेंट अलाई रहा है हिस्टोरिकली। मालदीव की ग्रोथ की बात करें, प्रॉस्पेरिटी की बात करें, सिक्योरिटी की बात करें, हर जगह पर इंडिया ने उनका हमेशा साथ दिया है। तो वो ये नहीं चाहते किसी तरीके से कि कहीं हम इंडिया से अलग ना हो जाएं। तो ऐसे में मालदीव के अंदर जो अपोजिशन के लीडर्स हैं वो ये चाहते हैं कि यार कहीं ना कहीं जो चीज़ें खराब हुई हैं उनको ठीक किया जाना चाहिए, और उनमें से कुछ लोग चाहते हैं कि हम प्रयास कर सकते हैं वहाँ के राष्ट्रपति को स्टेप डाउन, उनको कह रहे हैं कि भैया आप यहाँ से छोड़िए, राष्ट्रपति गद्दी से इस्तीफा दे दीजिए, और अगर आप ऐसा नहीं करते तो हम आपको हटा भी सकते हैं। अब यानी कि मैं बात कर रहा हूँ उनके इम्पीचमेंट की। ये बात जो है मालदीव के अंदर उठने लगी है। अपोजिशन के एक लीडर हैं जिनका नाम है अली अजीम, और उन्होंने कहा है कि भाई देखो हम डेमोक्रेटिक पार्टी के लोग चाहते हैं कि किसी प्रकार से हम आइसोलेट नहीं होने चाहिए, भारत जैसा मजबूत देश हमको आइसोलेट ना कर दे। तो अली अजीम ने कहा है कि मैं चाहता हूं कि एमडीपी जो वहाँ की एक और इम्पॉर्टेंट पार्टी है वो आए, हमारा साथ दे, और साथ मिलकर के हम लोग जो है राष्ट्रपति के खिलाफ नो कॉन्फिडेंस लेकर के आए, यानी कि उनको इम्पीच करने की बात यहाँ पर की गई है। अभी इम्पीच क्या है, इम्पीचमेंट कैसे होता है वहाँ पर, और साथ में उनका इंटरनल सिस्टम क्या है, उसको सबसे पहले हम समझ लेते हैं, बाद में हम समझेंगे कि ये क्या पॉसिबल है या नहीं है। सबसे पहले हम बात करते हैं मालदीव के अंदर के सिस्टम की। देखो मालदीव के अंदर जो सिस्टम फॉलो होता है उसे आप कहते हैं प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। अब इसको ऐसे समझिए, अगर हम भारत की बात करें तो भारत के अंदर जो सिस्टम है वो हम जानते हैं कैसा है, ये है दोस्तों पार्लियामेंट्री। अब पार्लियामेंट्री सिस्टम के अंदर क्या होता है कि यहाँ पर देश की जनता चुनाव करती है, लोकसभा के अंदर हम लोग मतदान करते हैं, और यहाँ पर जिस भी पॉलिटिकल पार्टी के पास 272 प्लस का डेटा होता है उसी पार्टी से प्राइम मिनिस्टर बनता है। तो प्रधानमंत्री मोदी जी इस टाइम पर भारतीय जनता पार्टी से हैं और भारत के प्रधानमंत्री हैं, उनके पास लोकसभा के अंदर मेजोरिटी है। बात को ध्यान सुनना, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के अंदर जो हेड ऑफ गवर्नमेंट होता है, सरकार की जो रियल ताकत है वो प्राइम मिनिस्टर के हाथ में होती है, और स्टेट का जो हेड होता है यानी कि जो नाम मात्र का मुखिया होता है वो प्रेसिडेंट होता है। लेकिन प्रेसिडेंशियल फॉर्म में इसका बिल्कुल डिफरेंट होता है, मतलब यहां पर हेड ऑफ गवर्नमेंट और हेड ऑफ स्टेट जो है दोनों प्रेसिडेंट के हाथ में होते हैं। अब मालदीव के अंदर जो प्रेसिडेंट है, भाई भारत के अंदर जो प्रेसिडेंट है उसको तो इनडायरेक्टली इलेक्ट किया जाता है, हमारे इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट और इलेक्टेड एमएलए जाकर वोट करते हैं, लेकिन यहां पर प्रेसिडेंट को डायरेक्ट जनता के द्वारा इलेक्ट किया जाता है। अब ऐसा नहीं है कि जैसे पार्लियामेंट का इलेक्शन भारत में वहां नहीं होता, वहां पर भी होता है, उसको आप बोलते हैं इलेक्शन ऑफ लेजिस्लेचर। तो दोनों चुनाव जो है वो जनता के द्वारा किए जाते हैं। बात करते हैं सबसे पहले राष्ट्रपति की। देखो सेकंड रिपब्लिक ऑफ मालदीव की बात करें तो वहां पर सबसे पहले जो प्रेसिडेंट बने वो इब्राहिम नसीर बने, 10 साल के लिए प्रेसिडेंट रहे। उसके बाद जो है अब्दुल गयूम जो है वो 30 साल तक मालदीव के प्रेसिडेंट रहे थे। इसके बाद में मोहम्मद नशीम, बहुत इंपॉर्टेंट नाम है ये, 2008 से लेकर 2012, और अब्दुल्ला यमीन 2013 से लेकर के 18 तक। ये वो प्रेसिडेंट हैं जिनको आप प्रो चाइना के तौर पर देख सकते हैं। यही वो प्रेसिडेंट है जिनके टाइम पर फ्री ट्रेड अग्रीमेंट भी इन्होंने साइन कर दिया था। हालांकि बाद में उसे जो नेक्स्ट प्रेसिडेंट थे इब्राहिम मोहम्मद सोली, इन्होंने इंप्लीमेंट नहीं किया था। इनको आप प्रो इंडिया कह सकते हैं। और नए प्रेसिडेंट मोहम्मद मुइज़ू जब से आए हैं 2023 से, तब से तूफान मचाए हुए हैं। होता क्या है कि जब भी कोई प्रेसिडेंट बनता है तो सबसे पहले वो
भारत जरूर आता है। अब ये क्या किए कि ये उठ करके सबसे पहले इटली चले गए, इटली के बाद में इनका चाइनीज प्रेम निकल के सामने आया, आजकल ये चाइना गए हुए, उस पर भी हम लोग डिस्कस करेंगे। तो कहने का मतलब यहाँ पर जो प्रेसिडेंट होता है वो डायरेक्टली लोगों के द्वारा इलेक्ट होता है। अब क्या इसको हटाया जा सकता है, हटाने का क्या प्रावधान है वो हम समझ लेते हैं। देखो, मालदीवियन प्रेसिडेंट को हटाने के दो तरीके हैं। सबसे पहला आता है इम्पीचमेंट, दूसरा आता है अरेस्ट। अरेस्ट का मतलब आपने कोई ऐसा काम कर दिया जो नहीं करना चाहिए, तो पुलिस और प्रोसिक्यूटर जनरल मिल करके उसको अरेस्ट करके हटा सकते हैं। दूसरा तरीका आता है यहां पर इम्पीचमेंट बाय पार्लियामेंट, यानी कि देश की संसद की, उनकी जो पार्लियामेंट है उनके द्वारा राष्ट्रपति को हटा देना। याद रखना, इम्पीचमेंट हो या अरेस्ट हो, दोनों में पार्लियामेंट की सहमति की आवश्यकता पड़ती है। और एट द एंड जो फाइनल जुरिस्डिक्शन होते हैं कि इम्पीचमेंट सही है या नहीं है, अरेस्ट सही है नहीं है, वो वहां के एपेक्स कोर्ट यानी कि सुप्रीम कोर्ट के पास आता है, उनके आर्टिकल 113 के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो इम्पीचमेंट के दो ग्राउंड मैंने आपको बता दिए। अब दोस्तों बात करते हैं कि अगर हटाना है तो राष्ट्रपति को क्यों हटाना है। ऐसा तो है नहीं कि भाई हमको अच्छा नहीं लग रहा तो हम हटा देंगे, ये तो पॉसिबल नहीं है, कोई ना कोई स्ट्रॉन्ग कारण होना चाहिए। तो स्ट्रॉन्ग जो कारण है उसमें सबसे पहला कारण ये बनता है कि अगर प्रेसिडेंट ने कॉन्स्टिट्यूशन को वायलेट किया है या फिर इस्लामिक किसी प्रिंसिपल को वायलेट किया है, क्योंकि मालदीव एक इस्लामिक कंट्री बन जाता है तो याद रखना वहां पर इस्लाम बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो अगर ये दोनों कारण है तो इम्पीच किया जा सकता है, या फिर कोई ऐसा काम कर दिया जो प्रेसिडेंट का जो पद है उसकी गरिमा के बिल्कुल खिलाफ है, तो भी उसको हटाया जा सकता है। अब हटाने का जो प्रावधान है याद रखना, वो जो आता है वो आता है वहां की पार्लियामेंट के हाथ में। तो प्रोसीजर ये कहता है कि सबसे पहले हटाने से पहले आप जो क्या करेंगे, 1/3 मेंबर्स, 1/3 उनके जो पार्लियामेंटेरियंस है वो लिख करके देंगे कि भाई हटाना है, और उसके बाद जो अगर चार्ज लगते हैं, प्रूफ होते हैं, तो ऐसे में 2/3 मेजोरिटी के द्वारा उसको हटाया जा सकता है। तो मतलब हटाने का प्रावधान तो है। अब क्वेश्चन ये है कि क्या आज के टाइम पर ऑपोजिशन पार्टी अगर इंपीचमेंट प्रोसेस को इनिशिएट करती है तो क्या वो पॉसिबल है कि पास हो जाए। तो इसके लिए हमको वहां की पार्लियामेंट को समझना पड़ेगा, वहां की पार्लियामेंट का जो वर्तमान डेटा है दोस्तों उसको समझना पड़ेगा कि वो जो है वो क्या कहता है। अब यहाँ की जो पार्लियामेंट है उसका वर्तमान डेटा अगर आप देखेंगे तो सबसे पहले यहाँ की जो पार्लियामेंट का नाम है उसको समझ लीजिए, उसे आप कहते हैं पीपल्स मजलिस, जो प्रीलिम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है। कई बार जब स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन होते हैं तो वहां पर एक स्टेटमेंट में इसको रख दिया जाता है। तो यहाँ की पार्लियामेंट को पीपल्स मजलिस के नाम से जानते हैं। दूसरी बात, यहां पर 87 मेंबर्स होते हैं, आज के टाइम पर 81 मेंबर्स हैं, और 81 मेंबर्स का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो इस प्रकार से है, पीएनसी से 2, पीपीएम से 2, इंडी से 2, एमडीपी और डेमोक्रेट जेपी एमडीए इंड। तो ये जो उसके सामने जो है आपके सामने यहाँ पर लिखा हुआ है। ठीक है, अब यहां पर बच्चे ध्यान सुनना कि ये जो ग्रुप है, सबसे पहला जो ग्रुप है ये प्रो गवर्नमेंट का है, और ये जो है ओपोजिशन का है, मतलब ओपोजिशन के पास ज्यादा मेंबर्स हैं मजलिस के अंदर। क्या ये पॉसिबल है? बिल्कुल पॉसिबल है, क्योंकि वो लोग पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को फॉलो ना करके प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को फॉलो करते हैं। अब जो अली अजीम साहब हैं वो डेमोक्रेटिक पार्टी से, उन्होंने कहा था कि भाई आप हमारा साथ दें। किसको कहा गया? एमडीपी को कहा गया है कि आप हमारा साथ दे दें, अगर आप साथ देते हैं तो हम इनको हटा सकते हैं। अब दोनों पार्टी को एक बार समझ लीजिए। देखिए, मालदीव के अंदर जो पॉलिटिकल पार्टी है उसमें सबसे बड़ी जो पॉलिटिकल पार्टी वो है मालदीवियन डेमोक्रेट पार्टी। अब इस डेमोक्रेट पार्टी के जो नेता हैं वो है इब्राहिम मोहम्मद सोली। इन्होंने 2003 के अंदर पार्टी को फाउंड किया था। उसके बाद 2023 के अंदर इसी एमडीपी से टूट करके नई पॉलिटिकल पार्टी बनी, जिसको हम लोग द डेमोक्रेट्स के नाम से जानते हैं। 2023 यानी कि पिछले साल ही ये पार्टी बन करके तैयार हुई है। अब इन दोनों की जो विचारधारा है वो एक है। अगर ये दोनों इकट्ठा हो जाते हैं तो ये जो इम्पीचमेंट है वो पॉसिबल है। इम्पॉसिबल आप इसको नहीं कह सकते, लेकिन याद रखना फाइनल जो सेइंग है वो फाइनल सेइंग जो है वहां के सुप्रीम कोर्ट की बन जाती है। अब इसके अंदर क्या डेवलपमेंट होता है ये हम देखते हैं, यानी कि दबाव तो अभी भी राष्ट्रपति के ऊपर है, और जब दबाव राष्ट्रपति के ऊपर है तो उनके ऑफिस ने इंडियन गवर्नमेंट से कहा कि भाई हम अपने प्रेसिडेंट की ऑफिशियल विजिट जो है वो इंडिया के अंदर चाहते हैं। इसके अंदर जो भी डेवलपमेंट होगा मैं आपको बता दूंगा, लेकिन फिलहाल यही प्रेसिडेंट जो है वो चाइना गए हुए हैं, और चाइना जाकर के इन्होंने बहुत अपना चाइनीज प्रेम दिखाया, यानी कि मालदीव चीनी भाई भाई ऐसी कुछ बातें कर रहे हैं। जब वे वहां पर पहुंचे तो नए नए डेवलपमेंट क्या हुए उनको एक बार देख लेते हैं। उसमें से सबसे पहला डेवलपमेंट बनता है कि इन्होंने चाइनीज से कहा है कि भाई जब भी आप कहीं घूमने जाएं तो घूमने जाते समय मालदीव को अपनी डेस्टिनेशन के अंदर आपको जरूर रखना है। ये बात क्यों कह रहे हैं? क्योंकि मालदीव की जो लाइफ लाइन है वो होता है वहां का टूरिज्म सेक्टर। जब लोग वहां पर घूमने जाएंगे तभी वहां के लोगों को रोजगार मिलता है, और उसी से उनकी पूरी इकोनॉमी चलती है। अब टूरिज्म सेक्टर के बारे में मैंने आपको लास्ट क्लास के अंदर बताया था कि 2023 में सबसे ज्यादा जो टूरिस्ट गए हैं वो इंडिया से गए हैं, 2,09,000। इसी के साथ साथ रशिया भी इसी लगभग आंकड़े के आसपास घूमता है, और उसके बाद आता है तीसरे नंबर पर चाइना,
ये आता है 1,87,000 टूरिस्ट के साथ साथ। 2022 की बात करें तो यहां पर भी इंडियन टूरिस्ट सबसे ज्यादा रहे हैं और इनकी संख्या बन जाती है 2,40,000। तो मतलब इंडियन टूरिस्ट बहुत ज्यादा है। लेकिन ये डेटा अगर थोड़ा सा पीछे की तरफ जाकर के देखेंगे, मतलब प्री कोविड टाइम से देखेंगे, तो वहां पर चाइनीज टूरिस्ट जो है वो मालदीव के अंदर सबसे ज्यादा आते थे। लेकिन कोरोना आया, कोरोना के बाद आप जानते हैं कि चाइना के अंदर बहुत लंबा लॉकडाउन लग गया और इस लॉकडाउन के बाद में वहां की इकोनॉमी नेगेटिवली इंपैक्ट हुई, लोगों की इनकम पर भी कुछ प्रभाव पड़ा, तो लोगों ने आना थोड़ा सा कम कर दिया है। तो अब ये जो मोइजो है वो यही कह रहे हैं कि हम चाहते हैं कि चाइना दोबारा से नंबर 1 बन जाए टूरिस्ट के मामले में। अब टूरिज्म की बात हो रही है, ऐसा क्यों कह रहे हैं? क्योंकि इन्होंने $50 मिलियन का इंटीग्रेटेड टूरिज्म जोन बनाने का अग्रीमेंट जो है वो चाइनीज गवर्नमेंट के साथ में कर लिया है। अब इंटीग्रेटेड टूरिज्म जोन का मतलब क्या है कि एक ऐसी जगह जो गवर्नमेंट डेजिग्नेट करेगी जहां पर टूरिज्म को प्रमोट किया जाएगा और प्रमोट करने के लिए कुछ नई फैसिलिटी क्रिएट की जाएंगी, जैसे कि लॉजिंग है, रेस्टोरेंट है, नेचुरल ब्यूटी करके। अब देखा होगा कई बार कि सूर्य अगर छिप रहा है तो उसका बढ़िया सा फोटो खींच करके उसको सोशल मीडिया पर हर जगह लगाया जाता है, वो बताया जाता है कि आप यहाँ पर आइए, आपको वो एकदम शानदार टाइप का सनसेट देखने को मिलेगा। तो ऐसे करके टूरिज्म को जो है प्रमोट किया जाता है और उसके लिए चाइना के साथ में एग्रीमेंट हुआ $50 मिलियन का। तो ये तो बात की है इन्होंने क्या कि भाई चाइनीज ज्यादा से ज्यादा आने चाहिए। दूसरा इन्होंने कहा है कि मालदीव का जो सबसे बड़ा साथी है वो है उनका क्या, चाइना। अब ये बात ऐसा क्यों कह रहे हैं? क्योंकि भैया ये है प्रो चाइना। वैसे हिस्टोरिकली मैंने आपको बता दिया है, इंडिया उनका नंबर 1 पार्टनर रहा है। उनकी ग्रोथ की बात करें, सिक्योरिटी की बात करें, हर जगह इंडिया ने उनका साथ दिया है। और ये बात हम नहीं कहते, वहां की अपोजिशन पार्टीज, वहां के जो एक्सपीरियंस लीडर्स हैं, वहां के जो लोग हैं, वो इस बात को कहते हैं कि ये काम नहीं होना चाहिए जो आपने कर दिया है। खैर, ये चाइना की तारीफ करते रहे। उन्होंने तारीफ करते करते शी जिनपिंग का जो 2014 का प्रोजेक्ट है जहां पर वो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव की बात कर रहे हैं, मतलब चाइना क्या कर रहा है, पूरी दुनिया को रोड के थ्रू कनेक्ट कर रहा है और वहां से ट्रेड की बात करता है, ठीक है। तो शी जिनपिंग की इस पॉलिसी को उन्होंने प्रेज किया है और कहा है कि आपने बहुत अच्छा काम ये किया है। इसके साथ साथ इन्होंने एक तारीफ और कर दी और कहा कि हमारे इतिहास के अंदर सबसे बढ़िया जो प्रोजेक्ट किसी ने बनाया इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर वो चाइनीज ने बनाया है। हालांकि इसकी जो सेकंड साइड है वो उन्होंने डिस्कस नहीं की, क्योंकि वो बहुत ही नेगेटिव है, बहुत ही ब्लिक पिक्चर है। जहां जहां पर चाइनीज प्रोडक्ट जाते हैं तो याद रखना वहां की जो लोकल इकोनॉमी है, वहां का जो लोकल आदमी है, उसको ज्यादा इन प्रोजेक्ट्स का रिजल्ट नहीं मिल पाता है। क्यों? चाइनीज जब भी प्रोजेक्ट लेकर के जाते हैं तो लेबर भी चाइना से आती है, रॉ मटेरियल भी चाइना से आता है, सब कुछ चाइना से आता है। तो ऐसे में सिर्फ उनको जो कंट्री है उसको सिर्फ रोड मिलता है, उसके जो तुरंत बेनिफिट मिलने चाहिए वो नहीं मिल पाते हैं और इसकी कॉस्ट बहुत ज्यादा होती है। लोन तो एक्सटेंड होता है, लोन की जो ब्याज है वो बहुत ज्यादा होती है। पाकिस्तान को आप देख लें, पाकिस्तान के हाथ में कटोरा देने में चाइना का एक बहुत बड़ा हाथ है, हालांकि वो उसको फिर भी दोस्त मानते हैं। तो इन्होंने कह दिया कि चाइना जो है हमारा सबसे बड़ा साथी है। अब इस बात को भी नेगेटिवली जो है मालदीव के अंदर देखा जा रहा है। बोले क्या बोलने जा रहे हैं आप तो। तीसरी बात इन्होंने कहा है कि भाई जो फ्री ट्रेड अग्रीमेंट यमन साहब की गवर्नमेंट के अंदर चाइना और मालदीव ने साइन किया था, उसको मैं इंप्लीमेंट करने के लिए प्रतिबद्ध हूं, कटिबद्ध हूं। ये फ्री ट्रेड अग्रीमेंट क्या है, यहां पर बायलेटरल ट्रेड और इन्वेस्टमेंट को बढ़ाने की बात की गई, स्पेशली जो फिश का एक्सपोर्ट है चाइना के लिए उसको बढ़ाने की बात की गई है। अब याद रखना ये जो ट्रेड की बात करें, ज्यादा बड़ा ट्रेड इनके बीच में है नहीं, लगभग $4.5 मिलियन का ट्रेड है, जिसके अंदर सबसे ज्यादा जो एक्सपोर्ट करता है वो चाइना ही करता है। इनका खुद का एक्सपोर्ट तो लगभग $60,000 के आसपास है। ज्यादा बड़ा एक्सपोर्ट भी मालदीव का नहीं है, क्योंकि इनके पास आप जानते हैं एग्रीकल्चर है नहीं, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर इनके पास है नहीं, तो क्या एक्सपोर्ट करेंगे। तो ये क्या करते हैं, वहां की फिश को ये एक्सपोर्ट करते रहते हैं, तो उसी को ज्यादा बढ़ाने की बात ये कर रहे हैं। इसके बाद में वहां की ये कंपनीज से मिले और कंपनीज से कहा है कि आप हमारे यहाँ पर आए, इन्वेस्टमेंट करें। 11 चाइनीज फर्मों को इन्वेस्टमेंट करने के लिए बोला, जिसके अंदर कुछ बड़े प्रोजेक्ट भी हैं, जैसे कि माले कमर्शियल पोर्ट है उसको रिलोकेट करना, वेलना इंटरनेशनल एयरपोर्ट डेवलपमेंट प्रोजेक्ट की बात की गई है, 15 नए एयरपोर्ट बनाने की बात हो रही है और जो स्पेशल इकोनॉमिक जोन है उसको एक्सटेंड करने की बात की जा रही है। तो ऐसे करके ये जो है चाइना से अर्ज कर रहे हैं कि आप आए, ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्टमेंट करें। और कहने का मतलब क्या है, जो प्रो चाइनीज पॉलिसी है ना वो साफ साफ यहां पर दिख रही है। अब इसके अंदर नया डेवलपमेंट क्या होता है, इंडिया और इंडिया के साथ में मालदीव की बात करें, क्या इंडिया ने मालदीव के अंदर कोई इन्वेस्टमेंट किया है, और इन्वेस्टमेंट है तो इंडिया मालदीव जो रिलेशन है उस पर मैं आपको एक नया वीडियो बना करके दूंगा, वहां पर आपको सारी डिटेल्स मिल जाएंगी। तो फिलहाल हम लोग इस पर नजर बनाए हुए हैं, किस पर, जो मालदीव के अंदर इंटरनल डेवलपमेंट है, मालदीव के अंदर इंटरनल डेवलपमेंट
और इसके बाद चाइना का टूर, ये दोनों के अंदर जो भी डेवलपमेंट होगा वो मैं आपको तुरंत ऐसे ही वीडियो के माध्यम से बता दूंगा। अगर आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो यहाँ पर टेलीग्राम का हैंडल दिया गया है, फेसबुक का एड्रेस है, इसके साथ साथ जो है वेबसाइट, इंस्टाग्राम पर भी आप हम लोग को फॉलो कर सकते हैं, ट्विटर, लिंक्डइन और यूट्यूब का हैंडल तो आपके पास सही है। अगर वीडियो आपको दोस्तों पसंद आए तो उसको लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और ऐसे ही वीडियोस की अगर आपको नोटिफिकेशन चाहिए तो बेल आइकन का बटन प्रेस करना ना भूलें। आप लोगों से मुलाकात करता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। मेरा नाम है सूरज चौधरी और आपसे मुलाकात करता हूँ मैं एंडेवर प्रेप की नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच गाइज।